आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबिलिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी गतिशीलता क्या होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। बट ये होता क्या है? अगर हम बात करें किसी चालक में, इस चालक में ऊष्मीय ऊर्जा को पा करके यानी हीट एनर्जी को पा करके इसके जो एटम के अंदर पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इसके सतह पर क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं। अगर ये क्या हो, कोई एक धातु का टुकड़ा हो, कोई चालक हो, तब के केस में अब क्या किया जाता है, इसको जब किसी बैटरी से अथवा किसी सेल से कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। तो उस केस में अनुगमन वेग हमको मिलता है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बातों को जानते हुए हमको यहाँ पे क्या डिस्कस करना कि वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कितना तेजी से भागते हैं, उस चीज़ का कैलकुलेशन अगर हम करना चाहेंगे तो किसके बेसिस पे करते हैं, यहाँ पर मोबिलिटी के बेसिस से करते हैं, यानी गतिशीलता से करते हैं। तो किसी चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग Vd और उस चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ए का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है, किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd, बहुत ही सिंपल। क्या है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग Vd तथा चालक पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का अनुपात म्यू कहलाता है। म्यू इज इक्वल टू Vd अपन ई। Vd यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, और ई क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत ही सिंपल सी बात। हम क्या करते हैं, कोई एक चालक लेते हैं, इस चालक में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। चलिए हमने माइनस साइन को दिखा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनियमित डायरेक्शन में गति करते हैं, इनका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, कोई किधर भी भाग सकता है, अनियमित गति करता है। लेकिन जब इसे क्या कर दिया जाता है, एक बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में इनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है। यानी यहाँ पर हमने क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई को आरोपित कर दिया, किसके द्वारा, इस बैटरी या सॉरी सेल के वजह से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V है। जब इस चालक को कैपिटल V विभवांतर से आरोपित कर दिया जाता है तो उसमें उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में गति करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, ये प्लस टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करेंगे। उस केस में इनका जो गति का वेग होता है या इनका इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, Vd कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। उसी अनुगमन वेग Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है। अब हम समझ चुके हैं कि म्यू इज इक्वल टू Vd अपन ई होता है। ये क्या है, यहाँ पे अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें तो Vd का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड दर्शा दीजिए, और अपान में कौन है, ई का क्या होगा मात्रक या यूनिट, न्यूटन पर कूलाम होता है। चलिए इसको भी हमने दर्शा दिया। और अगर इस कूलाम को देखा जाए तो मीटर कूलाम ऊपर आ जाएगा और न्यूटन सेकंड क्या होता है, नीचे आ जाता है। इस तरीके से मीटर कूलाम प्रति न्यूटन सेकंड के फॉर्म में क्या बनेगा, यहाँ का यूनिट हो जाएगा। आप इसको यूनिट को क्या कर सकते हैं, mc/ns करके लर्न रख सकते हैं। m मीन्स मीटर है, c मीन्स कूलाम है, पर न्यूटन हो जाता है, s क्या है, सेकंड हो जाता है। इस तरीके इसको आप क्या करोगे, इसके यूनिट को भी याद रखोगे। अब हम बात कर लें, इसके कुछ अलग फॉर्म्स होते हैं, किसके, म्यू के। देखिए आगे हम इस फार्मूले को एक वेरीफाई करेंगे कि अनुगमन वेग जो होता है इलेक्ट्रॉनों का, फ्री इलेक्ट्रॉनों का, उनके एक्सेलरेशन और श्रांति काल के मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल होता है। यानी ए यहाँ पे क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण होगा, और टाउ वहाँ पे क्या होता है, श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो उस केस में देखिए मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ए का यूनिट। 1 सेकंड कट जाएगा तो मीटर पर सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी Vd का ये जो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक, आगे अगर बढ़ा जाए तो ए की हम बात करने वाले थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करें तो ए इज इक्वल टू F/m भी हो सकता है, क्योंकि उस पर काम करने वाला वैद्युत बल कितना हो, F हो, और उनका क्या हो, मास स्मॉल m हो, तो इस केस में, और अप्लाइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो और उनका आवेश क्या हो, स्मॉल ई हो,
तो क्या हम इसको ई बाई एम नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ई इज इक्वल टू ई एफ बाई क्या होता है, क्यू होता है। और क्यू के प्लेस पे जब हम क्या रखेंगे, ई रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो एफ इज इक्वल टू ई तो ही आएगा। उसी वैल्यू को हम एफ के प्लेस पे क्या कर दिए, रख दिए, यानी ई की वैल्यू हम पा जाते हैं ई बाई एम। तो चलिए इसको लिखते हैं, कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपान क्या होगा, एम हो जाएगा वी डी की वैल्यू। अनुगमन वेग का हमको एक नया फार्मूला यहाँ पे मिलता है, इसको आगे वेरीफाई करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे यूज बस करके समझना है कि म्यू का जो फार्मूला होगा इनको यूज करने से क्या बनने वाला है। देखिए म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वी डी अपान ई है, तो वी डी की वैल्यू यहाँ पे हम रखने वाले हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपान क्या है यम, और ये जो कैपिटल ई है इसी के साथ नीचे ही आएगा, तो कैपिटल ई से ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ई बाई एम इंटू क्या आता है, टाउ आता है। तो अगर एक्यूरेट लिखना चाहें तो म्यू इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू क्या हो गया, टाउ हो गया। तो इस केस में यहाँ पे ये चीज़ बनाने का बेनिफिट क्या होने वाला है, हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलेगा नहीं, उसका जो मास है वो भी कभी नहीं बदलेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ये जो म्यू है ना वो टाउ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाउ मतलब यहाँ पे क्या है, श्रांतिकाल, यानी क्रमागत दो टक्करों के बीच में जो औसत समय लगता है वो समय क्या है, टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है। अगर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लग रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, गतिशीलता उसका इंक्रीज करेगा। बट हम एक चीज़ और बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गतिशीलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर करने इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर ये क्या हो चालक हो, इसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे, यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट है, उसके बाद इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करने से आप ये जानते हैं कि जब भी किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर प्रतिरोध बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या बताइए गतिशीलता कभी बढ़ेगा, घट जाएगा गतिशीलता, मोबिलिटी वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बट इस बात को हमको समझना है कैसे। यहाँ क्या, इसको हम गर्म करते हैं जब, तो गर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉन और तेजी से भागना शुरू करते हैं, और तेजी से भागने की मतलब यहाँ पे कैसे साबित होता है ये तेजी से भागता है, उसके पीछे ये फॉर्मूला VRMS होता है। ये आप जानते होंगे, वर्ग माध्य मूल वेग किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्म में रूट टी जो होगा वो VRMS के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो VRMS की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। आप बस इतना समझ के रखोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो VRMS की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक। अगर VRMS की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वेग इंक्रीज करेगा, और वेग इंक्रीज करेगा तो बताइए जो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो लोग क्या होते हैं, परमाणु के धनायन वाले हिस्से से टकराने लगते हैं। उनके टकराने का जो दर होता है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बहुत तेजी से वो टकराएगा, और टकराएगा तो जो श्रांति काल का मान था ना, वो श्रांति काल मतलब रिलैक्सेशन टाइम, क्रमागत दो टक्करों के बीच लगने वाला जो औसत समय था, वो समय का मान क्या होगा, घटने लगेगा, मतलब और जल्दी जल्दी टकराएगा। और जल्दी जल्दी टकराने का मतलब क्या हुआ, रिलैक्सेशन टाइम का मान कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम का मान कम हुआ तो समझ लीजिए म्यू का मान भी कम हो जाएगा, इसीलिए मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप इस चीज़ को बहुत पहले से जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मान अगर आपका क्या होता है, बढ़ता है, कब, जब ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस चालक का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे यही सारी कहानी है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो VRMS इंक्रीज करेगा, VRMS इंक्रीज करेगा मतलब वेग तो इंक्रीज कर रहा है, और वही यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों की गति को बढ़ाता है, और गति बढ़ता है तो वो परमाणुओं से क्या होते हैं, टकराने लगेंगे, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अगर हम म्यू इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ तक पहुंच चुके हैं, अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी के कुछ और फॉर्म्स कौन कौन से हैं आगे देख लिया जाए। म्यू इक्वल टू VD बाई ई हम जानते हैं, और एक और फॉर्मूला VD इक्वल टू जानते हैं क्या चीज़, I इक्वल टू NE याद रखिए, I इक्वल टू NEVDA होता है, ठीक। इस केस में हम अगर हम VD की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो I अपान क्या मिलेगा,
एन ई इंटू कैपिटल ए मिलेगा। इस वी डी के वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर दें तो म्यू का एक और फार्मूला बन के आता है। वो क्या आता है देखते हैं, आई अपान एन ई ए हो गया और नीचे ही मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। ठीक, एक तो ये हो गया आपका फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर हम बनाना चाहें वो क्या बना सकते हैं, हम ये जानते हैं जे इज इक्वल टू होता है आई अपान ए। ठीक है, आई अपान ए है इसमें, तो उसके प्लेस पे म्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जे अपान क्या चीज़, एन ई कैपिटल ई। इस तरीके से हम धारा घनत्व और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन जान गए। हम धारा और मोबिलिटी के बीच में रिलेशन जान गए। इस तरीके से मतलब हमने क्या किया, इनके हेल्प से दो और फार्मूले बना लिए म्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आप म्यू और धारा के बीच में संबंध पूछा कोई तो इस तरीके से बताओगे, और अगर कभी धारा घनत्व और म्यू के बीच में रिलेशन पूछा जाता है तो ये बताओगे। न्यूमेरिकल की बात होगी तो फार्मूले से पहले आप क्या करते हो, न्यूमेरिकल के सारे वैल्यूज को छांट के निकालते हो, क्या क्या चीज़ गिवन दैट में है गिवन में लिख लेते हो। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना वो लिखते हो, उसके सामने क्वेश्चन मार्क, तब आप फार्मूला डिसाइड करते हो कौन से फार्मूले से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।